16 दिसंबर 2012 निर्भया गैंग रेप केस Nirbhaya Kand को our top story at this hour. The four men who allegedly gang raped and then brutally beat up. ये चीज़ देखी जाए, हर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। दिल्ली की वो एक ठंडी रात। निर्भया, she stepped out from her house thinking it was just an ordinary evening. ये केस आपने काफी बार सुना होगा। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आप ऑलरेडी जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि अक्सर मिस कर दिया जाता है कि क्रिमिनल्स को पकड़ा कैसे गया। सो दोस्तों, मैं हूं डिम्पल और आप देख रहे हैं डिम्पल डिटेक्ट्स, जहां पर हम हर क्राइम को साइंटिफिकली और फॉरेंसिकली समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20s की एक यंग वुमेन, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग, अपने सपने लेकर चल रही थी और उस रात वो अपने दोस्त के साथ मूवी देखकर घर लौट रही थी। थोड़ी सी थकान थी बट रिलीफ भी था कि अब फाइनली घर पहुंचना है। उन्हें मुनीरका के पास एक प्राइवेट बस दिखी। दिल्ली में ऐसी बसेस कॉमन होती हैं, इसीलिए शायद कोई अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ और वो दोनों बस में बैठ गए। शुरू के कुछ मिनट सब नॉर्मल था, बस चल रही थी, थोड़े लोग बैठे हुए थे, हल्की हल्की बातचीत हो रही थी और कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं फील हो रहा था। फिर धीरे धीरे एक डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, बस अपने रूट से हट जाती है। जब उसका दोस्त ये नोटिस करता है और वो एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जवाब में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलते हैं तो टॉन्ट, अग्रेशन और फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसके दोस्त को ब्रूटली मारा जाता है, आयरन रॉड से अटैक किया जाता है, इतना कि वो अनकॉन्शियस हो जाए। उसे इमोबिलाइज कर दिया जाता है ताकि वो कुछ कर ना सके और फिर वो लड़की अकेली रह जाती है मल्टीपल अटैकर्स के सामने और एक क्लोज्ड मूविंग स्पेस में। यहाँ एक चीज समझनी बहुत ज़रूरी है। लेटर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में ये क्लियरली बताया गया था कि ये अटैक इंस्टेंटेनियस नहीं था बल्कि प्रोलॉन्ग था और हर मिनट में विक्टिम ने रेजिस्ट किया था। उसकी बॉडी पे जो इंजरीज मिली थी वो सिर्फ असॉल्ट की ही नहीं थी बल्कि स्ट्रगल की भी थी। बाइट मार्क्स, स्क्रैच मार्क्स, डिफेंसिव वूंड, ये सब एक ही चीज बताता है दैट शी फॉट बैक। और फॉरेंसिक साइंस के लिए ये फाइट उतनी ही इम्पॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि जब कोई विक्टिम रेजिस्ट करती है तो वो अटैकर्स पर भी एविडेंस छोड़ती है और एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन उस वक्त उस बस के अंदर ना तो कोई फॉरेंसिक्स थी ना कोई सिस्टम था, थी तो बस ब्रुटैलिटी। आफ्टर अटैक उन दोनों विक्टिम्स को रोड पर फेंक दिया गया। डार्कनेस, ठंड और एक ही सवाल कि क्या कोई हेल्प करेगा। एक पासर बाय ने उन्हें देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और यहीं से शुरू हुई एक्चुअल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के पास इनिशियल स्टेज पर बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। सर्वाइवर का स्टेटमेंट, जो कि खुद ही सीवियरली इंजर्ड थे, एक वेग सा डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइट बस, अप्रॉक्सीमेट रूट और अप्रॉक्सीमेट टाइम, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी क्राइम सीन, क्योंकि क्राइम एक फिक्स लोकेशन पर नहीं हुआ था बल्कि एक मूविंग बस में हुआ था, जहां पर ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन अप्रोच का लगाना काफ़ी नहीं था। सोचो दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर होते तो आप क्राइम सीन किसे कंसिडर करते? बस को, रोड को, विक्टिम की बॉडी को या एक्यूज के कपड़ों को? आंसर है हर जगह को। और इसी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन मल्टी लेयर्ड हो गई। सबसे पहला ब्रेक थ्रू आया सीसीटीवी से। दिल्ली के मल्टीपल एरियाज की सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया गया। दोस्तों, ये काम कोई सिंपल नहीं था। हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की सीसीटीवी फुटेज, लो क्लैरिटी विजुअल और रैंडम मूवमेंट्स। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट किया तो उन्हें एक पैटर्न दिखा। एक वाइट बस अनयूजुअल रूट पर मूव कर रही थी और वहीं से उस बस को आइडेंटिफाई किया गया। और जब बस मिल गई तो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन क्लियर हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने बस को सीज किया और उसे प्रोसेस किया। अब दोस्तों, यहाँ पर एक साइंस एंटर करती है, क्योंकि बस के अंदर जो भी मिला वो सिर्फ स्टेन्स नहीं थे बल्कि वो एविडेंस थे। सीट पर बायोलॉजिकल सैंपल, फ्लोर पर फ्लूइड्स, सरफेस पर कॉन्टैक्ट मार्क्स, हर जगह जहाँ जहाँ इंटरेक्शन हुआ था वहाँ ट्रेस रह गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने सिस्टमैटिकली सैंपल कलेक्ट किए, ब्लड, सीमन, स्वैब और सब कुछ कलेक्ट करके फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया फॉर फर्दर एनालिसिस।
और यहाँ से शुरू होता है डीएनए एनालिसिस। फॉरेंसिक साइंस में डीएनए एनालिसिस को एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है क्योंकि ये हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक होता है। लैब में विक्टिम के बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए गए, एक्यूज्ड के ब्लड सैंपल को लिया गया और बस के अंदर जो एविडेंस मिले थे उनसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया और जब कंपैरिजन हुआ तो एक पैटर्न क्लियरली इमर्ज हुआ। मल्टीपल एक्यूज्ड के डीएनए प्रोफाइल विक्टिम के सैंपल से मैच हुए और सेम ही प्रोफाइल बस के अंदर भी मिले। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि वो एक्यूज साइंटिफिकली क्राइम से लिंक्ड हो चुके थे। अब ये सिर्फ एक सस्पिशन नहीं था बल्कि ये एक टेस्टेबल, मेजरेबल, एक प्रूवन फैक्ट था कि वो एक्यूज्ड उस क्राइम सीन पर अवेलेबल थे। उन मल्टीपल एक्यूज के डीएनए प्रोफाइल विक्टिम के सैंपल से मैच हो गए। लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन रुकी नहीं, बस के अंदर से फिंगरप्रिंट्स को भी लिफ्ट किया गया। यहाँ फिंगरप्रिंट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कॉन्टैक्ट का नहीं बल्कि प्रेजेंस का प्रूफ देते हैं। जो लिफ्टेड फिंगरप्रिंट्स थे उन्हें एक्यूज्ड के प्रिंट से कंपेयर किया गया और मैच स्टैब्लिश हुआ। ये थी एक और लेयर, मतलब डीएनए प्लस फिंगरप्रिंट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फिजिकल लिंकेज। फिर आया डिजिटल फॉरेंसिक्स। आज के टाइम में कोई भी क्राइम कंप्लीटली ऑफलाइन नहीं होता। मोबाइल फोन, कॉल, लोकेशन एक पैटर्न सा क्रिएट होता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया, मूवमेंट पैटर्न देखे और एक स्टोलन फोन को ट्रेस किया जो कि किसी और विक्टिम से चुराया गया था और इसी से एक्यूज्ड की मूवमेंट रिकंस्ट्रक्ट हुई। ये एक इनविजिबल ट्रेल था जो कि विक्टिम को और क्राइम सीन को लिंक कर रहा था थ्रू सेल फोन। लेकिन इस केस का एक और एस्पेक्ट भी था जो कि आगे चलकर काफी डिबेट का सब्जेक्ट बना था, जो था बाइट मार्क एनालिसिस। विक्टिम की बॉडी पर कुछ बाइट मार्क्स भी मिले थे जिन्हें इन्वेस्टिगेटर्स ने डॉक्यूमेंट किया था, उनके फोटोग्राफ किए थे, मेजरमेंट लिए थे और फिर उन बाइट मार्क्स को एक्यूज्ड के जो डेंटल इंप्रेशंस लिए गए थे उनसे कंपैरिजन किया गया। उसमें टीथ अलाइनमेंट को देखा गया, शेप को देखा गया, साइज को देखा गया और कुछ मैचेस स्टैब्लिश हुए और फिर उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट किया गया और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूके, यूएस में बाइट मार्क एनालिसिस को एक रिलायबल एविडेंस नहीं माना जाता क्योंकि स्किन सरफेस स्टेबल नहीं होती, मार्क्स डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, टीथ चेंज हो सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि निर्भया केस में बाइट मार्क को एक्सेप्ट क्यों किया गया? आंसर सिंपल है, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में। कोर्ट ने बाइट मार्क एनालिसिस की रिपोर्ट को एज अ कोरॉबोरेटिव एविडेंस एक्सेप्ट किया। ये एविडेंस अकेला नहीं था, ये एक चेन का पार्ट था। दोस्तों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेंसिक साइंस एक सिंगल एविडेंस पर रूल नहीं करती। यहाँ पर मल्टीपल एविडेंस थे इस केस में जो कि एक ही क्रिमिनल की तरफ पिन पॉइंट कर रहे थे और उन एक्यूज्ड को एज अ क्रिमिनल स्टैब्लिश कर रहे थे कि उन्होंने ही एक क्राइम किया है। इस केस में डीएनए ने लिंक स्टैब्लिश किया, फिंगरप्रिंट ने प्रेजेंस कंफर्म की, सीसीटीवी ने ट्रैकिंग दी, डिजिटल फॉरेंसिक्स ने मूवमेंट कंफर्म की, मेडिकल रिपोर्ट्स ने ब्रुटैलिटी को एक्सप्लेन किया और सर्वाइवर की स्टेटमेंट ने स्टोरी का नैरेटिव दिया। और ये सब जब एक साथ आए तो एक कंसिस्टेंट स्टोरी बनी और कोर्ट के लिए, सुनवाई के लिए एक कंसिस्टेंट स्टोरी का होना बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी थी, एविडेंस चेन बन चुकी थी और अब बारी थी कोर्ट की। ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। फॉरेंसिक एविडेंस, सर्वाइवर टेस्टिमनी और मेडिकल रिपोर्ट्स ने मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट किया और कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि ये क्राइम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है और 4 एक्यूज्ड मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को मर्डर और रेप के लिए गिल्टी पाया गया और उन्हें डेथ पेनल्टी सुनाई गई। एक अक्यूज्ड राम सिंह जो कि बस ड्राइवर था,
वो ट्रायल के दौरान पुलिस कस्टडी में डेड पाया गया। 6th एक्यूज्ड, जो उस वक्त माइनर था, उसे जुवेनाइल लॉ के अकॉर्डिंग सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट विच इज 3 years ऑफ रिफॉर्म फैसिलिटी दी गई और आफ्टर दैट उसे एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर रिलीज कर दिया गया। लेकिन यहाँ ये केस खत्म नहीं हुआ, अपील्स हुई, केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और फाइनली कोर्ट ने डेथ सेंटेंस के डिसीजन को अपहोल्ड किया। 20 मार्च 2020 की सुबह तिहाड़ जेल में चारों कन्विक्ट्स को फांसी दे दी गई। एक तरफ ये केस जस्टिस का सिंबल बना और दूसरी तरफ ये एक रिमाइंडर भी है कि जस्टिस तभी पॉसिबल है जब इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग हो, एविडेंस को सही तरीके से प्रिजर्व किया जाए और साइंस को सही तरीके से अप्लाई किया जाए। ये केस एक सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल ही नहीं था, ये एक एग्जाम्पल भी बन गया कि जब फॉरेंसिक साइंस प्रॉपरली अप्लाई होती है तो इवन इन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स केसेस में भी ये उसे सॉल्व कर देती है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है, क्योंकि हर केस में इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस चेन नहीं होती। कभी एविडेंस कंटामिनेट हो जाते हैं, कभी एविडेंस कलेक्ट ही नहीं किए जाते, कभी इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाती है और इन सब की वजह से जस्टिस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि फॉरेंसिक साइंस कितनी पावरफुल है, सवाल ये है कि क्या उसे हर केस में इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? अगर नहीं तो क्या चेंज होना चाहिए? क्योंकि जस्टिस का मतलब सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं होता, बल्कि उसे ट्रुथ तक पहुंचाना भी होता है। इस केस के बारे में आपने सब कुछ सुना होगा, लेकिन आज आपने जाना कि कैसे सच को फॉरेंसिकली सामने लाया गया। दिस इज डिम्पल डिटेक्ट, जहाँ पे सिर्फ क्राइम स्टोरीज ही नहीं बल्कि उन्हें साइंटिफिकली जाना जाता है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।